2017 ऐसा था कि पहले आसिम भाई लोग गिरफ्तार हुए, मतलब इन्हें इन्हें उठा लिया गया। और उसके बाद जो मेन चीज चल रही थी वो क्या थी कि जी ऐसे लग रहा था कि यार शायद हमारी भी बारी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स चलाते थे। पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स उस वक्त बहुत पॉपुलर होता था। जब पाकिस्तान से मैं निकला हूँ उस टाइम पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के मेंबर्स कोई शायद 32,000 उस टाइम मेंबर्स थे, जो वो वाला ग्रुप था। मेरे ख्याल 5 था या 4 था, मुझे अब याद नहीं है। तो अब इशू ये है कि इन लोगों ने हमारे लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इन्होंने उठा लिए लोग। जब इन्होंने कुछ लोग उठाए तो जो है वो मुझे पता चल गया। मुझे हमारा एक दोस्त था, मैं शाम को घर आ रहा था ऑफिस से, मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे कॉल्स पे कॉल्स आए जा रही हैं बीच में। जी एक कॉल आती है, दूसरी कॉल आती है, तीसरी कॉल आती है। मैं बिल्कुल घर के पास पहुंच गया था जब उसकी कॉल्स आ रही थी। तो मैंने सोचा यार बस मैं गाड़ी से उतरूंगा तो मैं इससे कॉल करूंगा। तो जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, अभी मैं पार्क कर रहा था गाड़ी, मैंने उसी टाइम उसकी कॉल अटेंड की तो मुझे कहता है जी कि अपना बंदोबस्त करो, गड़बड़ हो गई। तो जी मैंने फिर उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि यार ये मसला हो गया। तो उसने कहा कि भाई अगर उस तरफ मसला हो गया तो तुम्हारी तरफ भी कोई ज़्यादा देर नहीं है अब, ठीक है। तो बस फिर क्या था कि अजीबोगरीब सिचुएशन। फिर मैं तो घर से ही निकल गया, मैं दूसरी जगह चला गया, मैं रहा ही नहीं घर। तो फिर इन द मीन टाइम हम देखते रहे कि क्या करें। सारी बात है कि आप विद इन आवर्स तो फ्लाइट भी नहीं बुक कर सकते। अब पाकिस्तान में तो कहीं भी जाना, फर्ज करो जी मैं इस्लामाबाद से उठ के कराची चला जाऊं, तो क्या कराची में उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं, फोन ट्रेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जी अब ये एक मतलब चांस था कि कितनी देर आप वहां पे फंसे रह सकते हैं पाकिस्तान में, या कितनी देर में आपके पीछे कोई आ जाएगा। ये एक चांस वाली बात थी, ये कोई वो नहीं था कि जी ये मतलब होना जरूर था। और जो है ना वो सारी चीजें ये हो जानी थी। असल में बचत बचत कोई नहीं थी। और दूसरी बात है कि मेरे लिए एक और बड़ा अजीब मसला ये था कि मैं एक फॉर्मर क्रिश्चियन था। यानी मुझे तो उन्होंने समझना ही क्रिश्चियन था कि यार ये क्रिश्चियन था और गुस्ताखियां कर रहा था। हालांकि ये मैं आपको बात बता सकता हूँ कि जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो मैं इस्लाम को कुछ कह देता हूँ, मैं हजरत मोहम्मद को भी कुछ कह देता हूँ, मगर फेसबुक पे मैं ऐसा कुछ नहीं करता था। फेसबुक पे जितनी देर भी मैंने एक्टिविज्म किया वो प्योरली साइंस वर्सेस रिलीजन होता था। और अगर कोई मेरी अभी जगह जाए, नवाई सरोज की पोस्ट उठाए, नवाई सरोज जो मेरा पेज है ना वो 2014 से एक्टिव है, ठीक है। इतना पुराना पेज है वो। अगर आप नवाई सरोज की पहली पहली पोस्ट देखें तो 2014 की आपको उसके ऊपर पोस्ट दिखाई दे देंगी, ठीक है। जो सबसे पुरानी आपको पोस्ट दिखाई देगी ना नवाई सरोज पे, वो 2014 की है। यानी इतनी पुरानी, आज 2024 आ गया, ठीक है। तो यानी पिछले 10 साल से मैंने एक्टिविज्म किया है। और 10 साल के दौरान, और ये भी याद रखेंगे पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के ग्रुप्स बार बार डिलीट हो जाते थे, तो मेरा बहुत सारा काम जो है, जो किया हुआ मेरा, वो आज मेरे पास मौजूद भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के ग्रुप्स जो हैं वो यूट्यूब जो है, सॉरी फेसबुक जो है वो डिलीट करती रहती है, ठीक है। तो वो फेसबुक उनको खत्म कर देती है। तो अगर आप ये देखें तो सबसे शुरू में मैं आज आपको दिखाता हूं कि पहली पोस्ट मैंने कब लिखी थी। मैं फेसबुक पे नहीं आया था तब, ठीक है। और नवाई सरोज जो है ये मेरा बैकअप पेज होता था, ये कोई मेरा वो नहीं था कि जी मैं इसके ऊपर कुछ कर रहा होता था, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। तो जी ये है नवाए सरोश, ठीक है। नवाए सरोश का जो पेज है, अगर आप ये देखें तो ये इसका थंबनेल मैंने जो सेट किया वो किस स्टेट का है। अगर आप इसको देखें तो आपको नजर आएगा 17 मई 2014 को मैंने ये पेज का पहला पहला जो थंबनेल था वो ये होता था। सरोश जो है फरिश्ते को कहते हैं। गालिब का एक शेर है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ध्यान में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। शरीर खामा का मतलब होता है जब कलम या जो पेन होता है ना, जब वो पेपर के ऊपर घिसटता है ना तो उसकी एक आवाज होती है, उसे शरीर खामा कहा जाता है। तो ये मेरा जो है ना यहाँ से काम शुरू हुआ था। तो ये अगर आप देखें, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के ऊपर पहली एक राइटिंग, इर्तिका साइंसी नजरियात और मजहब का किरदार, ठीक है। ये मैंने पहली पहली राइटिंग्स हैं जो मैंने लिखी थी। और मतलब लिख तो मैं इससे पहले रहा था, मगर इस पेज के ऊपर ये मैंने पहली डाली थी, ठीक है। तो 2013 से मैं एक्टिव था, मगर 2014 में आके
मैंने ये पेज बनाया था और अगर आप डेट देखें तो मई 17 2014 को ये पहली वो पोस्ट है जो कि मैंने यहाँ पे लगाई थी। और अगर आप देखें कमेंट्स, 9 साल पुराने कमेंट्स इधर आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो उस टाइम चल रही थी। और पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के थ्रू अभी पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का 14वां ग्रुप कल 13वां ग्रुप कल ब्लॉक हुआ है। यानी वो असल में 14वां था, क्योंकि पहला जो पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स था उसका नाम था इर्तिकाए फहम दानिश। ठीक है, मगर वो जो है ना वो पेज, वो पहला ब्लॉक हुआ, उसके बाद इसका नाम पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स रखा गया और फिर ये आगे आगे चलता 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 आज तक मौजूद है। ठीक है, तो हमारे और दोस्त हैं, डॉक्टर जैद हैं, दानियाल तैमूरी हैं, वो उसको चलाते हैं। अब मैं तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा जाता नहीं हूँ, यूट्यूब के ऊपर मेरा एक्टिविज्म ज़्यादा रहता है। तो मैं उस वक्त से उस ग्रुप के साथ, मतलब 2014 से मैं उस ग्रुप के साथ हूँ। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो उस ग्रुप में भी आए चले गए, कुछ बड़ी चीजें होती रही। तो ये सारी चीजें उस ग्रुप की वजह से हमने बेशुमार मुसीबतें भी उठाई। पाकिस्तान से निकलना उस ग्रुप की वजह से ही पड़ा, क्योंकि हम जो पाकिस्तान में मजहबी डॉगमेटिज्म को चैलेंज कर रहे थे, वो सारे का सारा उस ग्रुप के थ्रू काम शुरू हुआ था। और वो ग्रुप ऐसा है जिसने बहुत से पौधे लगाए हुए हैं आसपास। अगर आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे एथियस्ट फेसबुक पे, ट्विटर पे दिखाई देंगे, तो वो सारे के सारे किसी ना किसी वक्त उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे और वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये हो रही थी उस टाइम से। तो 2014 में मैं उस ग्रुप का एडमिन, मेरे ख्याल है, मुझे याद नहीं है जुलाई था या अप्रैल था, अगस्त था, उस टाइम इन लोगों ने मुझे उस ग्रुप का एडमिन बनाया, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का। हाजी भाई उसके उस टाइम ही एडमिन थे। ठीक है, हाजी भाई थे और दोस्त थे, गुलाम रसूल, फिर और काफी सारे दोस्त थे जो उसके एडमिन उस टाइम ही थे, वो उस ग्रुप को चलाते थे। और पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स की एक बात थी कि कभी भी किसी भी जगह पे जिस भी बात हो वो ये होती थी कि एक तो उस ग्रुप का ये रूल था कि आपने किसी बंदे से तू क्या के बात नहीं करनी ग्रुप में, हर बंदे से तमीज से बात करनी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म एथियस्ट को प्रोवाइड करते थे जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे। और उस टाइम ऐसे होता था कि ये ग्रुप पाकिस्तान में खुला होता था, क्योंकि फेसबुक उस टाइम तक थोड़ी थोड़ी नॉर्मल थी। अब तो फेसबुक टोटली क्रेजी है, उसका तो कोई हाल ही नहीं है। फेसबुक के ऊपर तो आप कोई बात करें तो वो एकदम आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम आप बातें कर सकते थे, आप मजहब की क्रिटिक कर सकते थे और पाकिस्तान में आप एक्टिव रहते थे। हर साल बाद उन्होंने ऐसा करना होता था कि उन्होंने ग्रुप ब्लॉक कर देना होता था। ठीक है, हमारे साथ हमारे ऑपोजिट जो मुसलमानों के ग्रुप्स थे जो कि उस ग्रुप के खास तौर पे खिलाफ थे, वो ग्रुप्स आज मिलियंस ऑफ उनके मेंबर्स हैं। मगर हमारा, क्योंकि हर ग्रुप जो है वो एक साल बाद ब्लॉक कर दिया जाता था, पाकिस्तान में नहीं होता था, तो इस वजह से उसके इतने ज्यादा मेंबर्स नहीं बनते थे। और फेसबुक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात यूट्यूब से बहुत ज्यादा सुनती है। यूट्यूब भी सुनती है, यूट्यूब ने भी मेरा जो चैनल है, चैनल पेज जो है वो ब्लॉक किया हुआ है पाकिस्तान में। मेरे चैनल की सैकड़ों वीडियोस, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये सारा मसला जो है वो इस तरह का हमेशा मौजूद होता था और चलती रहती थी। फिर जब इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया, पहले इन्होंने आसिम भाई लोग जो कि पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का रोल है पॉलिटिक्स में, उस पर तनकीद करते थे, उन्हें आईएसआई ने उठा लिया। और बाद में एफआईए ने, दूसरे लोग जो सेकुलर ब्लॉगर्स थे जो कि मजहब पे तनकीद करते थे, डॉगमा पे तनकीद करते थे, उनको उठाना शुरू कर दिया। जब उनको उठाना शुरू किया तो फिर सारी बात है कि मुझे भी पाकिस्तान से निकलना था। और फिर क्या हुआ जी, मैंने 23 मार्च के दिन रात को 10-11 बजे मैं एयरपोर्ट के लिए निकला और मैं जाके एयरपोर्ट पे बैठ गया। सुबह 3 बजे मेरी फ्लाइट थी मालदीव्स की, क्योंकि सिर्फ मालदीव्स एक वीजा फ्री कंट्री था जहां मैं जा सकता था। तो जी मैंने किसी एजेंट को तकरीबन को 4 लाख रुपया दिया पाकिस्तानी, 4,25,000 रुपया दिया था मैंने उस टाइम, जिसमें टिकट और होटल की बुकिंग थी। तो जी मैं जब एयरपोर्ट गया तो जी उन्होंने मुझे मेरा सामान सामान चेक किया। तो मुझे, मेरा लैपटॉप था, मेरे पास खासा हैवी लैपटॉप था उस टाइम। तो वो प्रोफेशनल लैपटॉप था जिसके अंदर मैं अपना दूसरा ऑफिस का काम भी सारा कुछ करता था। तो वो उसे देखता है। उन दिनों ये हुआ था कि कोई पाकिस्तानी एयर होस्टेस पकड़ी गई थी जो कि लैपटॉप के अंदर हीरोइन छुपा के लेके जा रही थी। उसने उस लैपटॉप को पलट पुलट के देखा, फिर उसने मुझसे ऑन कराया, फिर मुझे कहता है इतना बड़ा लैपटॉप आपने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि वो बड़ा, यानी उस टाइम तकरीबन वो 19 इंच का लैपटॉप था, डेल का ना, तो वो बड़ा वाला था। कहता जी आपने इतना बड़ा क्यों रखा है? मैंने कहा यार मेरा काम इस तरह का है, इसके इसके अंदर जरा ग्राफिक्स कार्ड वगैरह और ये चीजें लगी हुई हैं जो कि काम के लिए जरूरी होती हैं, तो बस। तो उसने जी
वो बड़ा जी हैरान हुआ। उसके बाद मुझे कहता है, जब उसने मेरा बैग देखा, क्योंकि मेरा बैग में एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें पड़ी थी जो मैं रिग के ऊपर ले जाने के लिए ना चीज़ें रखी होती थी। यानी मार्च का महीना है, जर्सियाँ प पकड़ी हुई हैं, अंदर और चीज़ें पड़ी हुई हैं और जहाँ मैं मालदीव रहा हूँ और जर्सियाँ पड़ी हुई हैं अंदर। मुझे कहता है, यार मुझे लगता है आप तो किसी से भाग के जा रहे हैं। ठीक है। तो कहता है, जी आप तो किसी से लगता है भाग के जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं मैंने कहा नहीं, मैं भाग के नहीं जा रहा, मेरे दोस्त ऑलरेडी इधर जा चुके हैं। हाँ जी भाई, सुनाइए क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? बस फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। गुड टू सी यू। हाँ जी भाई, आपको एथियस्ट डे मुबारक। आपको और भी। आज से पूरे 7 साल पहले आपको पता है कि मैं पाकिस्तान से निकला था और वो जो सारा तमाशा शुरू हुआ था, वो असल में 23 मार्च का दिन था। 23 मार्च का दिन था। ठीक है। तो अब मैं इनको बता रहा था कि क्या हुआ जी। मैं वो मुझे कहता है कि आप तो लगता है, जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाला था ना, उसने चेक किया मेरा सामान वगैरह, कहता है आप तो लगता है भाग के जा रहे हैं, आपने तो जो कपड़े रखे हैं ये भी मालदीव वाले नहीं है। मैंने कहा यार मैं मालदीव जाके खरीद लूंगा, कोई बात नहीं, वहां पे जाके कोई खरीद। कहता है जी आप क्यों जा रहे हैं मालदीव? मैंने कहा मेरे दोस्त भी हैं कुछ वहां पे आ रहे हैं, मेरी कंपनी में काम करते थे, ये वो प्लान में काम। कहते हैं अच्छा जी ठीक है। उसने मुझे जाने दिया। जब मैं आगे गया तो इमिग्रेशन वालों ने ना, जब मेरा पासपोर्ट चेक किया तो उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे रोक लिया। अब उन्होंने रोका इसलिए था कि मेरे पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगी थी, मैंने एक यूरोपियन कंट्री का वीजा अप्लाई किया था, तो वो रिजेक्ट हो गया था। ठीक है। तो वो जो है ना, वो स्टैंप लगा देते हैं पासपोर्ट पे। तो उन्होंने मुझे बिठा लिया उसके लिए। अब जाहिर बात है कि अब इस बात में डर भी था कि इन्होंने इसी वजह से बिठाया या किसी और वजह से बिठाया। तो अब वो जो मेरा हमारा दोस्त था, जो कि जिसने मुझे ये बताया था कि आप पाकिस्तान से निकल जाएं, ठीक है, वो और उसकी वाइफ दोनों जो है ना, वो तो उसकी वाइफ ने तो बाद में उसने मुझे बताया, उसने रोना शुरू कर दिया कि वो जी बस गालिब भी गया, अब गालिब भी पकड़ा गया, अब गालिब पे भी ये चक्कर हो जाएगा। मगर मुझे अंदाजा था कि ये जो है ना, इस वजह से इसने रोका हुआ है, क्योंकि उसने जिस रूम में उसने जाके बिठाया, उधर वो हर बंदे से पूछ रहा था जिसके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप लगी थी, किसी के ऊपर किसी का कोई वीजा लगा था, तो उससे भी पूछ रहा था। जब उसने मेरे सामने वो पूछा तो मुझे तसल्ली हो गई। उसने मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा वहां पे बिठा के रखा। उसके बाद उसने मुझे कहा चला जा। अब मैं चला गया। फिर सुबह के 3 बजे मालदीव्स के लिए फ्लाइट निकली। पहले मैं गया दोहा, दोहा से फिर मालदीव्स की कनेक्टिंग फ्लाइट। तो जब मैं मालदीव्स आया तो मालदीव्स पहुंचा हूं तो जी पता चला कि जिस मेरी जो बुकिंग थी ना होटल की, वो एक ऐसे आइलैंड पे थी जहां पे जाने के लिए मुझसे वो $250 मांग रहे थे। आप हमें $250 दें तो आपको हम बोट पे लेके जाएंगे। और मजे की बात यह है कि मेरी जेब में तो एक क्रेडिट कार्ड था, ठीक है, और जो कैश था वो पीछे मैं एजेंट को दे आया था। और 23 मार्च का दिन था, कोई सिस्टम भी नहीं निकल रहा था कहीं से भी। मैंने मतलब पाकिस्तानी करेंसी लेके जाने का तो कोई फायदा नहीं था। ठीक है। तो मेरे पास शायद कोई $100 था एक ना जेब में। तो जी मैंने अब सोचा कि अब मैं इस आइलैंड पे कैसे जाऊं, वो तो जा ही नहीं सकता। तो उस होटल की बुकिंग भी शायद कोई 1.5-2 लाख रुपया पाकिस्तानी थी, यानी मतलब कोई $1500 के करीब होगी। अच्छा जी, अब मजे की बात यह है कि मैं उस आइलैंड पे भी नहीं जा सकता। तो फिर जो एक कैब वाला था, मैंने उसे कहा यार मुझे किसी भी होटल ले जा। तो वो एयरपोर्ट के साथ ही एक होटल था, उधर ले गया मुझे, उधर उसने जा रखा। तो जिस होटल में मैं रहा, तो वहां पे फिर मैं क्रेडिट कार्ड से 3-4 दिन बिल देता रहा उसका। और मजे की बात यह है कि मालदीव्स इंतहाई एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है मालदीव्स कि आप बस छोड़ ही दें। श्रीलंका या इंडिया या पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, क्योंकि और दूसरी बात ये देखेंगे, वो मालदीव्स में ऐसा टाइम था कि आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आपको नजर ही सारी वेस्टर्न पार्टी नजर आती है भाई। वो सारे बीचेस के चक्कर में आते हैं, वो बीचेस बहुत खूबसूरत हैं। तो आपको बस गोरे ही गोरे नजर आएंगे हर तरफ, कोई आपको देसी नजर नहीं आएगा। मालदीवियन आपको एयरपोर्ट पे कम नजर आएंगे, गोरे आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। एयरपोर्ट के ऊपर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफी शॉप्स हैं। यानी आपको मालदीव्स में ऐसे हालात थे कि आपको कॉफी शॉप के ऊपर बैठने की जगह नहीं मिलेगी कि आप बैठ के कॉफी पी। फिर मैं मालदीव्स में 3-4 दिन, वो उनका जो एयरपोर्ट वाला आइलैंड था हलूमाले, उधर था। वो बहुत एक्सपेंसिव था, वो मुझसे $70 पर नाइट ले रहा था। ठीक है। फिर 3 दिन बाद मुझे ख्याल आया कि यार को सस्ता ढूंढते हैं, क्योंकि पता नहीं इधर कितने दिन लग जाने। फिर मैंने श्रीलंका का ई वीजा अप्लाई किया और 3 दिन बाद मैंने क्या किया जी, मैं फिर वहां से उठ के माले चला गया। अब माले जो आइलैंड है ना, वो टोटल 8.2 स्क्वायर माइल्स है टोटल। ठीक है। इतना छोटा आइलैंड है, जो उनका कैपिटल है। और पूरा एक
एक अजीब सी ना, आप बाकी मालदीव्स देखें ना, दूसरे आइलैंड देखें, बड़े खूबसूरत है, मगर आप माले जाए ना, तो माले उतना ही बदसूरत है और उतना ही फजूल है। मतलब माले में ना आपको 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर कोई इमारत ना खड़ी हो, ठीक है। और इस तरह है कि आप सिर्फ 10 मिनट में हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद भी आइलैंड के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं पैदल, ठीक है। और माले का ये हिसाब है कि आपको मोटरसाइकिल्स ही दिखाई देंगी हर जगह, आपको बाइक्स ही बाइक्स दिखाई देंगी, ठीक है। और उस टाइम उधर खासतौर पे ई बाइक उस टाइम शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वो इतना छोटा आइलैंड है कि किसी को कोई खास जरूरत नहीं पड़ती करने की दूसरी बाइक की। तो वो वहां, और ऐसा होता था कि अगर आप किसी शॉप के सामने खड़े हैं और आप क्रॉस द रोड दूसरी शॉप पे जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बाइक से एक दूसरे से इतनी जोड़ के लगाई होती थी कि आप बाइक्स की वजह से आपको आगे से जाके क्रॉस करना पड़ता था, इतनी जोड़ के उन्होंने बाइक्स लगाई होती थी। तो हाँ, हाजी भाई आप म्यूट कर लें, थोड़ा नॉइज़ है आपकी तरफ से, जब आपने बोलना होगा फिर बोलिएगा। तो इस तरह का था वो, फिर वो ज़ाहिर बात है मैं तो बड़ी टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि यार ये अब क्या होगा? मुझे पता तो था कि पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता, मगर मैं कहाँ जा सकता हूँ मुझे कुछ पता नहीं था। तो फिर ये बात मशवरे में आई कि भाई श्रीलंका चले जाते हैं, श्रीलंका जाके देखते हैं, किसी एम्बेसी से राब्ता करेंगे, कुछ करेंगे। श्रीलंका फिर मैं चला गया, तो मेरा ख़्याल है 30 तारीख को मैं श्रीलंका के लिए फ्लाई किया हूँ, 31 की रात को मैं श्रीलंका पहुँचा हूँ। और जब फिर श्रीलंका पहुंचे तो बस फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये बात समझ आई कि अब यार पाकिस्तान तो वापस नहीं जा सकते, और कोई एम्बेसी जो है वो श्रीलंका से तो वीज़ा देगी नहीं। स्विस एम्बेसी को राब्ता किया, कनेडियन एम्बेसी को राब्ता किया, किसी ने कोई बात नहीं की। हर कोई ये कहता है आप जाके यूएनएचसीआर में ना रेफ्यूजी के लिए अप्लाई कर दें। यूएनएचसीआर में जब गए तो जब उधर किया तो उधर उनकी एक ऑफिसर थी, वो बाद में अच्छी खासी मतलब बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, ठीक है। तो उसने ये जब बताया ना कि 3 साल आपको यहाँ लगेंगे, 3 साल उसने कहा, तो मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई ना, यार 3 साल लग जाएंगे, इतना टाइम। मगर मसला ये है कि ये क्या पता था कि भाई ये 3 साल नहीं लगेंगे, ये तो 7 साल लग जाएंगे, ठीक है। 3 साल कैसे, यानी हमारा जो रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन का इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था भाई फरवरी 2019 में, और यूजुअली लोग उस इंटरव्यू के बाद 1.5-2 साल में निकल जाया करते थे, वो रिलोकेट हो जाते थे। मगर मसला ये है कि 2019 के अंदर जो है ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हो जाती हैं। जब ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स होती हैं तो यूएस और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज श्रीलंका को वो डिक्लेयर कर देते हैं अपने सिटीजन्स के लिए कि आप ना जाएं। तो क्योंकि जो हम पूरा चक्कर होता है वो यूएस वालों का ऐसा सिस्टम होता है कि वो खुद चीज़ों को बाद में असेस करते हैं। यानी अगर किसी शख्स का यूएनएचसीआर जिसका रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन का केस पास भी कर देती है, वो उसको खुद बाद में स्टेटस उसका खुद भी डिटर्मिन करते हैं, वो खुद इंटरव्यूज लेते हैं, वो आपके सारे पेपर्स खुद लेते हैं, हर एक चीज़ खुद लेते हैं। और उसके लिए वो अपने फिजिकली अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं करने के लिए। अब मगर अब श्रीलंका में ये सिलसिला खत्म हो गया, क्योंकि श्रीलंका का यूएनएचसीआर जो है 2022 से कोई नए केसेस नहीं ले रहा। जो पीछे लोग थे वही थे। अगर कोई बंदा अभी सोचे भी कि मैं श्रीलंका चला जाऊंगा जाके कोई कर दूंगा क्लेम, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये चक्कर हो चुका है अब श्रीलंका में। तो फिर क्या हुआ जी, ईस्टर संडे बॉम्बिंग की वजह से एक डिले हुआ कि वो नहीं आए, 1 साल के लिए बैन था। और जाहिर बात है 2019 के दिसंबर में फिर हमारे पास जो है वो क्या हो गया, कोविड वाला सिलसिला शुरू हो गया। तो जब कोविड आया तो कोविड के बाद फिर डेफिनेटली दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर जो है पाबंदी लग गई, कोई नहीं कर रहा। फिर कोविड वाला सिलसिला जब अगले 2-3 साल चलता रहा और आखिरकार 2023 में जाके सारा कुछ प्रोसेस हुआ, और 2024 में आके जो है हमारी वहाँ से जान छूटी। और रेफ्यूजीज़ के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनको कुछ पता नहीं होता कि वो कब उनका प्रोसेस होगा, क्योंकि 8-10 प्रोसेस स्टेप्स में से किसी एक भी प्रोसेस स्टेप के ऊपर अगर कुछ एक प्रोसेस स्टेप किसी वजह से डिले हो रहा है, तो बाकी सब तब ही कंप्लीट होने हैं जब पिछले वो वाला स्टेप होगा। कोई स्टेप जो है ना सुपरसीड नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि इस स्टेप को छोड़ के कोई आगे चला जाए। तो रेफ्यूजी होना खास तौर पे इन होस्ट कंट्री जैसे कि श्रीलंका या कुछ और कंट्रीज हैं जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे यूएनएचसीआर प्रोसेस करती है, वो बहुत ही लंबा एक सिलसिला है। मगर मसला ये है कि
मेरे लिए अगर मेरा ये ज़िंदगी में इरादा था, हाजी भाई को भी पता है कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना था। मैंने चले जाना था पाकिस्तान से, क्योंकि मसला था, मुझे पता था कि मैं एक तो एथियस्ट हूँ और दूसरी बात है पाकिस्तान एज़ अ क्रिश्चियन भी आपके लिए सेफ नहीं है। मगर इश्यू ये था कि ये प्रॉब्लम पड़ गया। अगर ये प्रॉब्लम ना पड़ा होता तो शायद मैं आज से 5 साल पहले, 7-6 साल पहले ही पाकिस्तान में ना होता। क्योंकि मैं उस टाइम ही कोशिश में था कि मैंने पाकिस्तान से चले जाना है, और मैंने चले जाना था पाकिस्तान से, कोई मसला नहीं होना था, आराम से चले जाना था मैंने, ठीक है? तो मगर क्या हुआ कि आपके एक्टिविज़्म की वजह से, आपकी अपनी सारी जो आपका एक नज़रिया है, उसकी वजह से जो है ये सब कुछ हुआ। ये कोई ऐसे नहीं है कि मेरे लिए पाकिस्तान से निकलना कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने ट्राई नहीं किया था उससे पहले को ख़ास कभी। यानी इस वक़्त से जब मैं पाकिस्तान से निकला हूँ, उससे 1.5 साल पहले मैंने ये सोचा था सीरियसली कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। उससे पहले मैं ये सोचता ही नहीं था कभी कि मैंने पाकिस्तान से जाना है। पाकिस्तान छोड़ देना है। मगर इश्यू ये था कि उस टाइम फिर एकदम सर पे पड़ी, तो अब क्या करें? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये बड़ी मुश्किल हालात थे, हर एक चीज़ ऐसी थी, मगर ये है कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि मुझे इस बात की भी खुशी है, क्योंकि मैंने जो कुछ श्रीलंका में रह के सीखा, जो मुझे समझ आई ज़िंदगी की, वो शायद मैं पाकिस्तान में रहता या मैं डायरेक्टली किसी ऐसी जगह चला जाता तो ना आती। दूसरी बात ये है कि एक टेस्ट था बहुत बड़ा। टेस्ट ये था कि क्या व्हाट आई प्रीच, क्या मैं उसके ऊपर स्टैंड खुद कर सकता हूँ कि नहीं? तो ये मेरे लिए खुद भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था, हमेशा से। ये कितनी बड़ी बात है यार कि आप खुद जो प्रीच कर रहे थे उस पे खड़े रह सकते हैं। क्या आप जो चीज़ें समझते थे ऐसी हैं, क्या आप टेस्ट ऑफ टाइम दे सकते हैं? क्या अपने नज़रियात के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं? मैंने बड़े लोगों से बड़ी बातें सुनी, ठीक है? मगर इश्यू ये है कि आज वो चीज़ें निकल गई हैं। होपफुली अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, और दूसरी बात है कि फिर चैलेंजेस उस वक़्त के भी अपने लिए सामने थे। श्रीलंका में आप ना आपके पास वर्क परमिट है, ना आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना आप जॉब कर सकते हैं। बहुत से रेफ्यूजीज़ ऐसे होते हैं जो अंडर द टेबल जॉब्स करते हैं, बेचारों को इमिग्रेशन पकड़ लेती है, कितने-कितने साल जेल में पड़े रहते हैं, सीधे जेल में डाल देते थे फिर। बहुत से लोग ऐसे थे। तो ख़ैर चलें, यूट्यूब शुरू की, यूट्यूब से अपना फाइनेंशियल सिस्टम चलता रहा। आप लोगों का भी शुक्रिया जो सारे आप लोग देखते थे, आप लोग शुरू से साथ रहे, ठीक है? मगर 23 मार्च का दिन इंटरनेशनल एथियस्ट डे तो है, मगर ये वो दिन भी है जिस दिन मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, सिर्फ़ उन चीज़ों की वज़ह से जो कि मैं बिलीव करता था या करता हूँ। मगर ये बात है कि अगर आप ये समझें कि मेरी कीमत को बहुत बड़ी है, तो मेरे सामने ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे, जो इसकी जितनी बड़ी कीमत वो अदा कर रहे हैं, उतनी बड़ी कीमत मैंने नहीं अदा की। और मैं जब भी उन लोगों के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यार मैंने तो कुछ भी अदा नहीं किया, ठीक है? मैंने तो कोई मेरे मेरे ऊपर तो कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं टूटी ना, जितनी बड़ी उन पे टूटी। लोगों ने मारें भी खाई, डेढ़-डेढ़ महीना फिज़िकल रिमांड में रहे, उसके बाद से केस चले उनके, बेचारों को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में फांसियाँ दे दी गई, ठीक है? हालाँकि उन्होंने भी ब्लास्फेमी नहीं की थी। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में लिखने वाले लोग भी ब्लास्फेमी नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा ब्लास्फेमी नहीं करते थे, तमीज़ से बात करते थे, पूरी बात सही तरह समझाते थे। मगर मसला ये है कि पाकिस्तानी मुसलमानों के दिमाग में ये फ़तूर है कि किसी शख्स ने इस्लाम के बारे में कोई एक बात भी क्रिटिकल कर दी कि भाई कुरान में ये आयत है और इस आयत के अंदर ये लिखा है कि जी पहाड़ जो है वो सूरज से पहले बन गए, तो ये तो कुरान में गलत बात है। वो इस बात को ही गुस्ताखी बना लेंगे, ठीक है? और यही बात गुस्ताखी है, इस पे आप मॉब लिंच भी हो सकते हैं। फिर आप ये सोचेंगे मैं पाकिस्तान से निकले हुए अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, यानी मैं 23 मार्च को निकला हूँ और 14 अप्रैल को आपके पास मशाल खान मॉब लिंच हो जाता है। तो आप खुद सोचेंगे मेरे जैसे शख्स पे क्या गुजरी होगी जब मशाल खान मॉब लिंच हुआ, तो क्या लगता है, मुझे क्या लगता है? क्योंकि लिटरली आई कुड हैव बीन द पर्सन जो पाकिस्तान में मॉब लिंच हो सकता था, ठीक है? ये हो सकता था, लिटरली हो सकता था। और ये बात याद रखेंगे, पाकिस्तान की हर माइनॉरिटी के शख्स को जब शमा और शहजाद का किस्सा सामने आता है, प्रियंका कुमारा का किस्सा सामने आता है, जब गोजरा का किस्सा सामने आता है, कोरिया का आता है, मशाल खान का किस्सा सामने आता है, सलमान तासीर का आता है, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ और हमारे जैसे लोग जो कि एक्टिविस्ट हैं, उनको ये नज़र आता है कि हम भी हो सकते थे, ठीक है? ये बात होती है। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं एक रिग पे था और एक लड़का था, वो उन्होंने लोड उठाया तो वो 2 लोड्स के दरमियान में आ गया, ठीक है? उसकी सारी पसलियाँ टूट गई और वो बेचारे की डेथ हो गई।
तो जो लोग रिग पे नहीं भी उसको जानते थे ना पर्सनली, वो भी रो रहे थे। वो इसलिए रो रहे थे कि उनको ये पता है कि ये काम हमारे साथ भी हो सकता था, हम भी उसकी जगह हो सकते थे। ठीक है? तो ये बंदा वो समझ सकता है जो कि एटलीस्ट उस पोजीशन में हो जिधर उसके साथ ऐसा हो सकता है। दूर से बैठ के देखना ये बात कि यार ये तो फलां के साथ ये हो गया, सलमान तासीर कत्ल हो गया, मशाल खान कत्ल हो गया, दूर से बैठ के देखना ये बहुत आसान बात है। मगर ये बात याद रखें कि जो शख्स एटलीस्ट उस पोजीशन में होता है जहां पे उसके साथ ये हो सकता था, वो शख्स को असल में महसूस होता है कि ये क्या हो सकता है। ठीक है? ये ऐसे नहीं होता कि आप ऐसे लोग ज्यादा फील कर सकते हैं। ठीक है? हमारे जितने भी दोस्त जो खुद विक्टिम रहे हैं, आसिम भाई हैं, भैंसा है, विकास गुराया, सलमान हैदर, इसके अलावा और भी हमारे दोस्त हैं। ठीक है? कहीं ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है? वो लोग हमेशा से अच्छे तरीके से ह्यूमन राइट्स की जंग को समझते हैं। वो समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है। क्यों? क्योंकि वो खुद विक्टिम रह चुके हैं। उन्हें उन्हें पता है कि हमें किस तरह फॉल्सली एक्यूज किया गया। उन्हें ये पता है कि वो मर भी सकते थे उस सिचुएशन में। उन्हें ये भी पता है कि इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है? और उन्हें ये भी पता है कि ये भी याद रखें कि सफर सिर्फ वो नहीं करता जो कि इस चीज में इन्वॉल्व होता है, उसके आसपास के लोग भी सारे करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये सफरिंग सिर्फ मेरी है? नहीं, मेरे साथ मेरी वाइफ ने जितना सफर किया वो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि आप जिला वतन रहें, इतना अरसा रहें, इतनी मुश्किल के साथ आप चलें। लोगों की मैंने खुद रेफ्यूजीज की शादियां टूटते हुए सामने देखी हैं इस वजह से, क्योंकि एक पार्टनर जिसके ऊपर इल्जाम नहीं है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, कई लोग पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। ठीक? क्योंकि उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं होता, कहीं चले जाते हैं वापस। मगर इशू ये है कि साबित कदमी से, सारी मुश्किल से उस वक्त के साथ चलना और चीज़ों को समझना, ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। कोई इतना आसान नहीं है, ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो चले हाजी भाई, सुनाएं क्या हाल है? ये तो आपने इंतहाई क्या कहते हैं उसको, बड़ा पीसफुली ये काम आपने बताया, सारा कुछ ये हो रहा था। लेकिन जो एक एक वक्त, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक आवर जो गालिब पे गुजरा है वो हमारे बिल्कुल सामने की बात है। हम इनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में थे। हाँ जी, इनकी एवरी प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम आफ्टर समथिंग, लाइक समथिंग वेंट वेरी बैड। हाँ जी, क्या कहते हैं उसको, जिस तरह ये मतलब ये तो जिन इनके ऊपर तो गुजर रही थी, और लेकिन जो इनके जानने वाले थे या मैं था, मतलब कि हम कॉन्स्टेंटली मतलब कि कह सकते हैं कि कोड़ों के ऊपर थे कि पहुंच गए, वहां पहुंच गए बंदा, वहां हो गया बंदा। हाँ जी, इट वाज मतलब कि सम काइंड ऑफ क़यामत एक किस्म की गुजर रही थी। हमारे कुछ साथी जो थे उनको उठा के जेल में डाल दिया जा चुका था, उनके जिस्मानी रिमांड जिस तरह उन्होंने बताया है। आप ये अंदाजा लगाएं कि इतनी चीजें गुजरने के बावजूद जो आज गालिब का स्टांस है वो वहीं पे खड़ा है जहां से हमने ये काम शुरू किया। मजाल है वो स्टांस इधर से इधर हुआ हो, वो क्या नाम है इसका, इतनी मतलब के हम बड़े आराम से मुसलमानों से नफरत कर सकते हैं जो इस बात से गुजरी है, जिस बात से हम गुजरे हैं, बड़े आराम से। और गालिब भाई तो बिल्कुल बड़े आराम से मतलब कह सकते हैं कभी आई आई हेट मुस्लिम्स, इनकी वजह से मुझे क्या कुछ झीलना नहीं पड़ा। किस तरह मतलब मुझे पता है ये सिर्फ उनको ही पता है जो इस चक्कर में उस वक्त अपना इस सिचुएशन में जा रहे थे ना, मतलब नो बडी कैन इवन इमेजिन व्हाट वाज गोइंग ऑन। लेकिन उसके बावजूद मतलब आई स्टिल अडोर हिम। इस इन द मीनवाइल मैं कन्फेस करूंगा कि मैं जब ये सारा चीजें मैं देख रहा था तो मैं एक्चुअली में मुसलमानों के खिलाफ हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं जिनके साथ मैं रोजाना बात करता हूँ, हाँ जी, जिनके साथ मैं रोजाना मेरी उठना और बैठना है, उनके साथ मतलब कि दिन में उतनी शायद मैं बात मतलब अपनी वाइफ से नहीं करता था जितनी यहाँ पे कर रहे होते थे, जो फ्री थिंकर्स हम चला रहे होते थे। और गालिब के साथ तो मेरा बड़ा मतलब कि वो था, क्या कहते हैं उसको, शुरू से ही आई मीन समहाउ द फर्स्ट डे वी मेट, आई मीन यू नो वी जस्ट गॉट अलोंग। और उसके बाद आप देखिए कि ये सारा कुछ झीलने के बावजूद इनका स्टांस नहीं बदला। इनको देख के मुझे दोबारा से ये बात को सोचना पड़ा कि मैं मुसलमानों से हेट नहीं करता, मैं मुसलमानों के मजहब से हेट करता हूँ, या उनके उसके ऊपर मुझे एतराज है।
और जिसकी वजह से इसको ये इतनी प्रॉब्लम है। और ये और हाजी भाई आपको याद होगा कि ये काम शुरू कैसे हुआ था? एग्जैक्टली शौकत अजीज सिद्दीकी को इन्होंने बरतरफ कर दिया था, याद है आप? एग्जैक्टली शौकत अजीज सिद्दीकी को इन्होंने हटा दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी के नहीं हटाया नहीं था, अभी उसके खिलाफ केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि इसने इस्लामाबाद में सीडीए के 2 प्लॉट्स पे कब्जा किया हुआ है, तो इससे जो है ना हटाओ वहां से कब्जा। और वो इस चक्कर में शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाना चाहते थे, ठीक है। अब शौकत अजीज सिद्दीकी भी आज ये स्टोरी सुना रहा है कि मुझे फैज हमीद हटाना चाहता था। चले, मैं समझता हूँ कि फैज हमीद उसे हटाना चाहता होगा, शायद सही हटाना चाहता हो या फिर गलत हटाना चाहता होगा, उसके साथ ज्यादती हो रही होगी। मगर उसने क्या किया, पाकिस्तान में मसला क्या कि हर कोई मजहब इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसने क्या किया, उन दिनों ना एक बंदा होता था फेसबुक पे और ट्विटर पे, ठीक है, वो बैठा हुआ था स्वीडन में। मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा, जिन लोगों को पता है उनको याद आ जाएगा। उसने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया और फेसबुक के ऊपर भी ना वो लगा रहता था। वो ना नातों की पैरोडी करता था और उसमें हजरत मोहम्मद को गालियां देता था, ठीक है। याद है ना हाजी भाई आपको ये बात? उसने ये काम शुरू किया, उसकी वीडियोस वायरल होने लग गई ना। फिर वो क्या करता था, वो खादिम हुसैन रिजवी नहीं, वो लाल मस्जिद वाले मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ ना उसने शुरू कर दिया पूरा। वो उसको ना रोज उसे वीडियो बनाता था और उसमें उसको गालियां देता था माँ बहन की, और साथ सारा कुछ ना उसको कहता जाता था, ठीक है। तो अब मौलाना अब्दुल अजीज का जो दामाद था ना, उसने असल में इस्लाम शौकत अजीज सिद्दीकी इनका दोस्त ही था। उसने जाके उसकी कोर्ट में ना केस कर दिया कि ऑनलाइन बड़ी ब्लास्फेमियां हो रही हैं। अब वो बंदा तो बैठा था जी स्वीडन, ठीक है, तो उसका तो ये कुछ कर नहीं सकते थे। इन्होंने और इधर उधर ना देखना शुरू कर दिया और एफआईए, अब शौकत अजीज सिद्दीकी ने क्या किया जी, पहले वो चौधरी निसार जो था वो वजीर दाखिला था, चौधरी निसार को ना उसने बुला लिया कोर्ट में। अच्छा, उतनी देर में लाल मस्जिद वालों ने क्या किया जी, उन्होंने लॉन्च कर दिए ये ओरिया मकबूल जान, और आपको याद है दूसरा आमिर लियाकत जो मर गया उसको। इन दोनों ने बकवास शुरू कर दी। आमिर लियाकत ने पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया अपने चैनल पे। बोल टीवी नया नया शुरू हुआ था और बोल टीवी के ऊपर जो है ना वो उसने मोर्चा खोल दिया। वो जी वो नाम नहीं ले रहा और पूरी बातें जी कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और अब मजे की बात यह है कि मुसलमानों का प्रॉब्लम यह है कि जब इनके खिलाफ सख्त तनकीद होती है ना, तो हमेशा उस बंदे का नाम लेते हैं जो सख्त, जो थोड़ा नरम हो। यानी ये क्या कर रहे थे, ये उस बंदे का नाम नहीं ले रहे थे जो असल में जिसने सही किस्म का तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था इनके खिलाफ। ये दूसरों के पीछे पड़ गए। फिर इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जी लोगों को उठाना शुरू कर दिया। कहीं कोई ब्लास्फेमी केस मिला, इन्होंने लोगों को उठाया। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं अब जो उसी वक्त उठाए गए थे एफआईए की तरफ से, मगर बाद में छोड़ दिए गए थे, ठीक है। बाद में छोड़ दिए गए थे वो, क्योंकि इनके हाथ जब 4-5 बंदे ऐसे आ गए थे ना जो जिनको ये समझ रहे थे कि बड़ी मछली हैं, इन्होंने फिर छोटी मछलियों को छोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 लाख रुपया रिश्वत दे के एफआईए को रिश्वत दे के ब्लास्फेमी केसेस में अपनी जान छुड़ाई है भाई। मैं लिटरली खुद हाजी भाई, मेरे ख्याल है मैंने आपको बताया भी है, आसिम भाई को पता है उस बंदे का, जिस बंदे ने को 30-40 लाख रुपया रिश्वत दे के एफआईए वालों को ब्लास्फेमी केस से अपनी जान छुड़ाई है। देखें आप, वैसे ये आशिक रसूल हैं बहुत बड़े ना, उस वक्त लिटरली उन्हीं लोगों से जिनका हम जानते हैं, जिन्होंने कितने लोगों को एफआईए वालों ने, जिन्होंने औरतों को टेक्स्ट मैसेजेस पे क्रिश्चियन अंदर किए हुए हैं, जिन्होंने और चीजों पे किए हैं, लिटरली उसी बंदे ने 30-40 लाख रुपया रिश्वत लेके छोड़ी। शेख रशीद ने रिश्वत ली एक बंदे का नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए। और क्या नाम है, जो हमारे 2 बंदे जो आज भी अंदर हैं, उनसे भी पैसे मांगे गए। वो मतलब कि मुझे अच्छी तरह याद है, आई एम सो सॉरी टू से दैट, कि उस वक्त अपना उनमें से एक फैमिली मेंबर की कॉल आई कि वो हमसे $45 लाख। हाजी भाई ये बात छोड़ दें। अच्छा चल छोड़ दें। तो ये हालात ये कर रहे थे और पैसे भी ले रहे हैं। ये ब्लास्फेमी के नाम पे भी आप इनके हाथ में 10 लाख रुपया इनके मुंह में डाल देना, ये कुत्तों के मुंह बंद हो जाते हैं, चुप कर जाते हैं। हाँ जाहिर बात है, आपको पब्लिक में ना आ गया और कोई तरीके लबैक उस पर पॉलिटिक्स ना खेली हो। ब्लास्फेमी के अंदर भी ये लोगों से पैसे लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं लोग, ब्लैकमेल कर उनका काम ही ये है सारे का सारा, ठीक है।
तो ये इस तरह से इन लोगों ने किया हुआ था उस टाइम भी सारा, और ये सारा तमाशा मतलब एक बात सिंपल है कि अगर मैं पकड़ा गया होता उस टाइम तो मैं इस वक्त अभी जेल में होता, लिटरली मैंने इस टाइम जेल में होना था, आपको क्या नाम है इसका वो फांसी हो गई होनी थी। हाँ हाँ फांसी से ऑलमोस्ट हो चुकी होती है आप। हाँ, तो वो जो, और अगली बात जो है क्या है कि फिर बाद में जब मैं पाकिस्तान से निकल गया तो उसके बाद जो FIA वाले जो थे वो एक मौलवियों के ग्रुप को इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे, और वो उधर लिख रहे हैं जी गालिब भाग गया, हम उसे पकड़ने वाले से गालिब भाग गया। ठीक है, ये बातें वो उस टाइम 2017 में लिख रहे थे। ठीक है, तो मुझ ये पर तमाशा उस टाइम था। वहां पर कभी गया नहीं, कभी आया नहीं। हाँ, मुझ पे वहां पे 3-4 FIR दर्ज हो गई। क्या कहते हैं हाँ, उसको अपना पता नहीं, एक गुजरात में एक हो गई, पता नहीं कहाँ कहाँ कोई 3-4 पोस्टें उन्होंने निकाली, और उसके ऊपर उन्होंने वो मुझ पे भी वो पता लगा जी कि आपके ऊपर भी वो हो गए हैं, पर्चे हो गए। मैं कहा भाई वाह क्या बात है, मुझे पकड़ लो। मैंने बोला मैं इनको एड्रेस देता हूँ अपना 1600 पेंसिल्वेनिया वाशिंगटन DC आगे हाँ। पकड़। बट इट चलिए वाज ठीक है, हाजी भाई फिर कॉलर लें। हाँ जी, इट वाज मतलब कि व्हाट ऑर्डियल वाज, और क्या नाम है, आई जस्ट कंग्रेचुलेट यू and I just wanted to मतलब tell you कि अपना how brave you are, what you have been through, you and your wife, especially your wife. I mean, she stood up, and I mean, she's one of the bravest lady that I ever know. एग्जैक्टली, मेरे से तो 10 गुना ज्यादा दिलेर है। अब उसने बूढ़ा कहा ना मुझे। अच्छा। चले वो आपका और उसका मसला है, उसमें मुझे ना शामिल करें आप। So, but I mean, joke aside, I mean, she's a wonderful, wonderful human being, and she stood up with you. I mean, she gave you all the strength whenever you needed, and you did the same. Matter what you have been through, I mean, there's not many people can go through. एंड उसके अलावा जो मुझे प्रेस करना है कि वो ये करना है कि इतना कुछ गुजर जाने के बावजूद योर स्टांस डिडंट चेंज, माइंड वाज चेंज फॉर अ व्हाइल। ठीक है ना, मेरा 1.5 साल मेरा मतलब ये स्टांस जो था ये बहुत अपना, हालांकि मैं सबसे पहले अपना उसमें पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में ये कहा करता था कि मुझे आपसे नफरत नहीं है, मुझे आपके अपना अकीदों को ठोक बजा कर देखना। हाँ जी, लेकिन आपके ऊपर जो चला और दूसरे दोस्तों के ऊपर जो चला उससे मुझे आई हेटेड देम फॉर 1.5 years, बट यू आर द वन हु ब्रॉट मी बैक टू इट अगेन। थैंक यू हाजी भाई, बहुत शुक्रिया। यू नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप थोड़ा सा रुक के, मगर आपने कभी ऐसी कोई बात की नहीं है। नहीं मतलब आपने भी बात हुई है तो आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे लगेगा वो जी आपको बड़ी ताप है, आपने तो जी पता नहीं कोई नहीं मुसलमानों इनर को साइड से मतलब कि पता मतलब वो जो है ना, मतलब कि वो जो मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि दिस इज व्हाट आई फेल्ट फॉर लिटिल व्हाइल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।